हेलो एवरीवन, मैं प्रिया शेखावत स्वागत करती हूँ आप सभी का इस 12th प्लस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सब स्टूडेंट जानते हैं कि आप लोगों के सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और हमारी तरफ से आप लोगों के लिए लेकर आई गई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं उन सब सब्जेक्ट्स की। तो होप करती हूँ कि आपके लिए ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही होगी, हेल्पफुल रही होगी और आपके जो भी एग्ज़ाम्स रहे होंगे उन सब में इसमें से क्वेश्चंस आए होंगे जो आपकी इस सीरीज़ के द्वारा हेल्प की गई होगी। तो आज जो है हम लोग बॉटनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो पार्ट ए के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से उनसे स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे छोटे क्वेश्चंस होते हैं पार्ट ए के अंदर, उसके अंदर जो आप लोगों के लिए सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट वो है आप लोगों के पार्ट ए के। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखें तो हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोबियम क्या होता है। सिनोबियम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो सिनोबियम को हम हिंदी में समंडल कहते हैं। तो जैसा आप इस पे देख सकते हैं बोर्ड पर कि यहाँ पर आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर डेफिनेशन दी गई है। इसी प्रकार से हम लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड करते हैं और आपके सारे सॉल्यूशन दोनों मीडियम के अकॉर्डिंग करे जाते हैं ताकि सभी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों को फ़ायदा हो सके। तो समंडल क्या होता है या सिनोबियम क्या होता है? तो सिनोबियम क्या है? सिनोबियम एक प्रकार की खोखली यानी होलो गोलाकार कॉलोनी है, यानी स्पेरिकल कॉलोनी है। होलो, स्पेरिकल और ओवल इन शेप कॉलोनी है। किस प्रकार की? होलो है यानी खोखली है, स्पेरिकल यानी गोलाकार है, ओवल यानी अंडाकार है और इसकी जो साइज रहती है, साइज ऑफ कॉलोनी इज अबाउट द पिन हेड, यानी जो पिन का हेड होता है, पिन का शीर्ष होता है, उसके अमाप की ये कॉलोनी होती है। इसके अंदर इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है? इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो रहते हैं यानी कोशिकाओं की जो संख्या रहती है इस कॉलोनी के अंदर वो बिल्कुल निश्चित रहती है यानी फिक्स्ड होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। तो अब ये जो सिनोबियम है तो वो बनता किसके अंदर है? तो ये शैवालों की कॉलोनी है। ये शैवाल वॉल्वॉक्स के अंदर, जो वॉल्वॉक्स नामक शैवाल है वो इसका उदाहरण है। वॉल्वॉक्स के अंदर सिनोबियम नामक कॉलोनी उपस्थित होती है। इसके अलावा हमसे कोई पूछा जाए कि समंडल कितने प्रकार के होते हैं, तो समंडल जो है, सिनोबियम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर एक होती है मोटाइल सिनोबियम कॉलोनी यानी गतिमय समंडल कॉलोनी और दूसरी होती है नॉन मोटाइल यानी अगतिमय सिनोबियम कॉलोनी यानी समंडल कॉलोनी। तो अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले। ये आपके लिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि पिगमेंट्स ऑफ रोडोफाइसी एल्गल क्लास, जो रोडोफाइसी शैवालों का वर्ग है उसके इम्पॉर्टेंट वर्णक बताइए। वर्णक जो उसको कलर देते हैं। अब ये कौन सा है? रोडोफाइसी वर्गों का शैवाल है। रोडोफाइसी वर्ग को हम किसका वर्ग कहते हैं? लाल शैवालों का वर्ग कहते हैं यानी रेड एल्गल कॉलोनी कहते हैं या रेड एल्गल क्लास कहते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेड एल्गल क्लास यानी लाल शैवालों का वर्ग। तो अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्णक कौन कौन से हैं जो रोडोफाइसी वर्ग के अंदर उपस्थित होते हैं? तो उसके अंदर है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरोटीन अल्फा एंड बीटा यानी अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन। उसके अलावा ज़ैंथोफिल, आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन एंड बीटा फाइकोइरिथ्रिन। ये जो इम्पॉर्टेंट वर्णक है ये किसके अंदर उपस्थित होते हैं? रोडोफाइसी शैवालों के वर्ग के अंदर उपस्थित होते हैं। और इन्हीं की वजह से ये जो वर्णक है यहाँ पर, इन्हीं की वजह से इनका जो कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है। क्लोरोफिल किसके लिए उपस्थित है? तो क्लोरोफिल उसके अंदर जो शैवालों का वर्ग है वो क्या कर सकता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायक वर्णक यानी जो इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है। तो ये जो क्लोरोफिल ए और डी है वो किसके लिए सहायक होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए। वहीं पे इसके अंदर ये जो रेड क्लास है यानी रेड एल्गल क्लास है, लाल शैवालों को जो रंग देता है वर्णक, वो है फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चले तो है
एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक एल्गी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है पैरासिटिक एल्गी क्या होता है। हिंदी में हम पैरासिटिक एल्गी को बोलते हैं परजीवी शैवाल। तो परजीवी का मतलब क्या होता है, जो दूसरे जीवों पर रहता है, यानी दूसरे परपोषी पर रहता है। तो उस परपोषी पर रहने वाले शैवालों के उदाहरण दो, यानी जो दूसरों पर निर्भर रहता है अपने जीवन काल के अंदर, उस प्रकार के शैवालों के उदाहरण दो। तो हमने यहाँ पे उदाहरण लिखा है सिफेलोविरेसस विरिसेंस। अब ये सिफेलोविरेसस विरिसेंस किसके ऊपर रहता है, यानी इसका परपोषी क्या है, तो ये जो टी का प्लांट होता है, चाय का प्लांट होता है, चाय का पादप होता है, उसके अंदर ये लाल कीट रोग यानी रेड रस्ट डिजीज कॉज करता है। तो अब ये जो टी है ये इसके लिए क्या हो गई, होस्ट यानी परपोषी। यहाँ पे आपके लिए ये जो टी का प्लांट है उसकी लीफ की इमेज इंसर्ट कर रखिए, और ये सिफेलोविरेसस विरिसेंस जो शैवाल है इसके अंदर किस प्रकार से रेड रस्ट डिजीज करता है उसकी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर रखी है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कार्पोगोनियम। तो अब सबसे पहले तो ये कार्पोगोनियम बनता किसमें है, तो कार्पोगोनियम हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पॉलीसाइफोनिया है उसके अंदर बनता है। अब ये पॉलीसाइफोनिया क्या है, तो पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है। ये जो पॉलीसाइफोनिया है ये क्या है, रेड एल्गी, यानी रोडोफाइसी वर्ग का शैवाल है, लाल शैवाल है। इसके अंदर क्या होता है, कार्पोगोनियम उपस्थित होता है। अब कार्पोगोनियम इसके अंदर क्या है, तो कार्पोगोनियम इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी मादा प्रजनन अंग है, जिसको हम कार्पोगोनियम या कार्पोगोनिया कहते हैं। अब ये बनता कहाँ पर है, तो जो कार्पोगोनियम फिलामेंट होता है, यानी कार्पोगोनियल तंतु जो होता है उसके शीर्ष पर 2 से 5 कोशिकाएं जो है कार्पोगोनिया का निर्माण होता है। अब कार्पोगोनिया फिलामेंट कहाँ पर बनता है, तो कार्पोगोनिया फिलामेंट जो है फीमेल ट्राइकोब्लास्ट पर बनता है। अब ये ट्राइकोब्लास्ट क्या होती है, तो उर्वर प्रकार की शाखाएं हैं, किसके अंदर उपस्थित होती है, पॉलीसाइफोनिया के अंदर उपस्थित होती है, जिसके ऊपर क्या बनते हैं, कार्पोगोनियल फिलामेंट बनते हैं। कार्पोगोनियल फिलामेंट के ऊपर की जो शीर्ष की 2 से 5 कोशिकाएं होती है, वहाँ पर कार्पोगोनिया यानी स्त्री जनन अंग पॉलीसाइफोनिया के अंदर, या फिर हम बोले मादा जनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पॉलीसाइफोनिया का बनता है। उसका डायग्राम भी हमने यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है। इसके अंदर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कार्पोगोनियल फिलामेंट बताई गई है, पर आपके लिए यहाँ पर ये सिर्फ इतना सा इम्पोर्टेंट है कि ये जो कार्पोगोनियम है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमने जब हमारे लेक्चर सीरीज़ के अंदर हमारे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हमने प्रॉपर लेक्चर अपलोड कर रखे हैं वहाँ पर इसके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी हमने बता रखे हैं, और भी जिस प्रकार के जो पॉलीसाइफोनिया के अंदर डेवलपमेंट होते हैं वह पॉलीसाइफोनिया की पूरी जो लाइफ हिस्ट्री होती है उन सबको हमने जब पॉलीसाइफोनिया डिस्कस किया है तब अच्छे से बता रखा है। इसके अलावा भी बाकी जितने शैवाल रहते हैं जो आपके कोर्स के अंदर है उन सबको भी हमने एक एक करके डिस्कस कर रखा है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है अगला, होस्ट ऑफ पक्सीनिया, यानी जो पक्सीनिया नामक कवक है, ये क्या है, फंगस है, कवक है, तो इसके होस्ट का नाम बताओ, यानी इसके परपोषियों का नाम बताओ। ये किस पे निर्भर करता है, कौन से परपोषी पर रहता है, उनके नाम बताओ। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जो पक्सीनिया है इसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि ये किस प्रकार का कवक है, हेट्रोशियस फंगस है। हेट्रोशियस फंगस है, यानी विषमपोषी कवक है। तो अब विषमपोषी कवक क्या होते हैं, तो विषमपोषी कवक वो कवक होते हैं जिनको अपने जीवन काल को पूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। वहीं पे इसके विपरीत होते हैं एकल पोषी कवक यानी ऑटोशियस फंगस, जिनको अपने जीवन काल के लिए एक ही होस्ट की यानी एक ही परपोषी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये विषमपोषी प्रकार की कवक है, यानी जैसा हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक से ज़्यादा होस्ट की यानी एक से ज़्यादा परपोषी की
ज़रूरत पड़ती है। तो इस पक्सीनिया को 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो इसके अंदर कहलाते हैं प्राइमरी होस्ट यानी प्राथमिक परपोषी जो होता है वीट यानी ट्रिटिकम एस्टिवम, और दूसरा होता है वैकल्पिक परपोषी यानी अल्टरनेट होस्ट जो है बर्बेरिस वल्गैरिस, जो बर्बेरी का प्लांट है। तो ये इन दोनों पर निर्भर करता है। और पक्सीनिया की जो लाइफ साइकिल रहती है, इसकी लाइफ साइकिल में 5 स्टेजेस आती है, 5 स्पोर स्टेजेस आती है। तो अब ये पांचों स्पोर स्टेजेस को हमने हमारे लेक्चर सीरीज के अंदर अच्छे से डिस्कस कर रखा है। इसके किस प्रकार से होस्ट को कौन सी स्पोर स्टेज अफेक्ट कर सकती है, वह ये कैसा अपने जीवन चक्र को चलाता है, उनको हमने वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, एप्रीसोरियम क्या होता है। यहाँ पे नीचे एप्रीसोरियम का डायग्राम दे रखा है। तो एप्रीसोरियम क्या है, एक विशिष्ट प्रकार की क्या है, कोशिका है, विशिष्ट प्रकार की स्पेशलाइज्ड सेल है जो किसका काम करती है, एडेशन स्ट्रक्चर का यानी आसंजन संरचना का। अब ये आसंजन संरचना बनाई किसके द्वारा जाती है, तो ये कवकों द्वारा बनाई जाती है। अब जो क्या करती है, विच फॉर्म अ पेनिट्रेशन पैग यानी जिसमें एक खूंटीनुमा संरचना बनाती है। तो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं एप्रीसोरियम उपस्थित है, ये खूंटीनुमा संरचना बनाती है। अब इस खूंटीनुमा संरचना, खूंटीनुमा उभार की वजह से जो कवक है वो कहाँ पे परपोषी तंतु को, परपोषी टिश्यूज को, उत्तक को क्या कर सकती है, छेद सकती है, पियर्स कर सकती है और उसके अंदर प्रवेश कर सकती है। अब ये आगे प्रवेश करके क्या करेगी, हॉस्टोरियम का निर्माण करती है यानी चुष्कांग का निर्माण करती है। अब ये चुष्कांग क्या कार्य करते हैं, तो चुष्कांग जो है कवक तंतु से इनको न्यूट्रिशन यानी पोषण लेकर देते हैं, किनको, कवक को। तो एप्रीसोरियम क्या हो गया, एक विशिष्ट प्रकार की आसंजन संरचना हो गई जो एक पैगनुमा यानी खूंटीनुमा उभारनुमा संरचना बनाती है, जो टिश्यूज को यानी परपोषी के उत्तक को छेदता है और उसके अंदर होस्टोरियम का निर्माण करता है, अपना कवक तंतु, अपना माइसीलियम फैलाता है और उसको इन्फेक्ट करता है और फिर उन होस्टोरियम यानी चुष्कांगों के माध्यम से अपना न्यूट्रिशन यानी पोषण लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। तो अब आपके लिए यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, 12+ है, जिसके अंदर आपकी एजुकेशन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म क्या करता क्या है, तो ये आप लोगों को प्रोवाइड करता है साइंस जो स्ट्रीम है, जैसे CBZ और PCM जो रहते हैं आपके सब्जेक्ट्स, उनके सभी प्रकार के सभी यूनिवर्सिटी, अपने राजस्थान की जो 11 यूनिवर्सिटी है, उन सभी के कोर्सेज को, उन सभी के सिलेबस को हमने हमारे प्लेटफॉर्म पर कवर किया है। हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं डिटेल लेक्चर सीरीज़, जिसके अंदर आपके वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध होते हैं और एक एक मीडियम के अंदर, यानी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को हिंदी में नोट प्रोवाइड हो रहे हैं। उसके अलावा हम आपको देते हैं इमीडिएट सॉल्यूशन, आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके एकेडमिक कोर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो हम आपको हमारे YouTube चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। और ये सभी इंफॉर्मेशन या ये हमारा जो कोर्स है वो एवरी स्ट्रीम के लिए, यानी सब स्ट्रीम जो रहती है किसकी, CBZ और PCM की, CBZ और PCM की, यानी साइंस की जो स्ट्रीम्स रहती है उनके लिए अभी अवेलेबल है 599 रुपीज़ ओनली में, यानी 599 में आपके पूरे साल भर का कोर्स जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो वो है डॉलीपोर सेप्टा। ये भी जो किसके अंदर बनता है, कवकों के अंदर इस डॉलीपोर सेप्टा का निर्माण होता है। इसको हम बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं डोल छिद्री पट। तो अब ये डोल छिद्री पट या डॉलीपोर सेप्टा होता क्या है, तो डॉलीपोर सेप्टा आर स्पेशलाइज्ड डिवाइडिंग वॉल्स बिटवीन सेल, यानी ये एक प्रकार का विशिष्ट पट है जो दो कोशिकाओं को अलग करता है। फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल स्पीशीज ऑफ फंगाइस इन फाइलम बेसिडियोमाइकोटा, यानी जो
बेसिडियोमाइकोटा टीना के जो सदस्य होते हैं, बेसिडियोमाइकोटा वर्ग जो है उसके जो सदस्य होते हैं, उन सभी कवकों के अंदर, कवक की प्रजातियों के अंदर ये उपस्थित होता है। Unlike most fungus septa, they have a barrel-shaped swelling around their central pore. तो इनके अंदर क्या होता है, जो बैरल नुमा स्वेलिंग यानी सूजन उपस्थित होते हैं, कहाँ पर, सेंट्रल पोर के दोनों ओर, विच इज अबाउट 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर वाइड, जो कितनी चौड़ी होती है, 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर चौड़ी होती है। यहाँ पर आपके इसके लिए हिंदी में डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि जो डॉलीपोर सेप्टा है या डोल छिद्री पट है, ये किस में उपस्थित होता है, बेसिडियोमाइकोटा संघ के अंदर, कवकों के संघ के अंदर, इसके जो कवक रहते हैं उन सभी कवक के अंदर लगभग ये पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाली कोशिकाओं के बीच विशिष्ट विभाजनकारी दीवारें यानी विशिष्ट विभाजनकारी भित्तियां उपस्थित होती है, और अधिकांश कवक जो है सेप्टा के विपरीत यानी ऑपोजिट, उनके केंद्रीय छिद्र के चारों ओर एक बैरल नुमा आकार नुमा सूजन का निर्माण करते हैं, जिसका माप जो लगभग है 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर तक चौड़ा होता है। यहाँ पे इसका डायग्राम दे रखा है, ये ऊपर जो डायग्राम दे रखा है ये सरल छिद्र का है यानी सिंपल पोर का है, सरल छिद्र, और ये जो नीचे यहाँ पे डायग्राम दे रखा है ये है आपकी डॉलीपोर, सेप्टा का यानी डोल छिद्री पट का, जिसमें आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो पट बना है इसको हमने नाम दिया है डॉलीपोर। इसके चारों ओर यहाँ पर क्या उपस्थित है, पोर कैप उपस्थित है जिसको हम पार्थेनोसोम्स कहते हैं, सेप्टम उपस्थित है, और उनके चारों ओर प्रोटोप्लाज्मा की मेम्ब्रेन उपस्थित है। उसके बाद आता है क्रस्टोज लाइकेन, इसको हम परपटी में लाइकेन या पपड़ी नुमा लाइकेन भी कहते हैं। आपके लिए यहाँ पर पिक्चर दे रखी है। अब ये क्रस्टोज लाइकेन क्या होता है, तो ये थिन होता है, पतला होता है, विदाउट एनी लोब होता है, विदाउट एनी लोब, फ्लैट स्ट्रक्चर, यानी परपटीमय लाइकेन या क्रस्टोज लाइकेन किस प्रकार की संरचना है, तो पतली चपटी संरचना है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की पालिया यानी लोब्स उपस्थित नहीं होती। अब ये उपस्थित कहाँ होता है, तो फाउंड अटैच्ड टू रॉक एंड ट्री ट्रंक्स और any other substratum। ये जो परपटीमय लाइकेन होता है या फिर हम बोले क्रस्टोज लाइकेन होता है, ये किसी भी चट्टान, वृक्ष की छाल या फिर किसी भी और प्रकार के अधोस्तर से चिपका हुआ मिलता है। इसके अंदर थिन थ्रेड्स प्रेजेंट होती है जिनको हम राइजीन्स कहते हैं। अब ये जो राइजीन्स रहती है इनका काम क्या है, अटैचमेंट। यानी पतले सूत्रनुमा संरचना उपस्थित होती है परपटीमय के लाइकेन के आधार पर, जिनको हम राइजीन्स कहते हैं, और जो अधोस्तर से जोड़े रखने का कार्य करती है परपटीमय लाइकेन को। इसके अंदर हमसे उदाहरण पूछा जाए तो लेसीडिया, लेसीडिया नामक जो लाइकेन होता है वो परपटीमय लाइकेन का उदाहरण है। उसके अलावा राइजोकार्पन भी है।
उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरॉइड क्या होता है और वायरॉइड का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन दी हुई है कि वायरॉइड क्या है, स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए है, यानी छोटे एकल रज्जु की वलयाकार आरएनए हैं जो इन्फेक्शियस पैथोजन का काम करते हैं, यानी जो रोगजनक का काम करते हैं। और अनलाइक वायरसेस दे हैव नो प्रोटीन कोटिंग, यानी इनके अंदर वायरस के समान, वायरस के अंदर क्या होता है, प्रोटीन की कोटिंग उपस्थित होती है, प्रोटीन कोट उपस्थित होता है, परंतु वायरॉइड्स के अंदर किसी भी प्रकार का जो प्रोटीन का कोट है वो नहीं पाया जाता। और इसके उदाहरण भी हमसे पूछा गया है तो वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, यानी PSTVD, यानी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड क्या है, इसका उदाहरण है जो पोटैटो के अंदर डिजीज फैलाता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेथड ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पैथोजन, यानी जो पैथोजन होते हैं, रोगजनक होते हैं, उनके उन्मूलन, यानी उनको हम इरेडिकेट किस तरीके से कर सकते हैं, उनके तरीके बताइए। तो ये जो तरीके हैं इसका आंसर हम अपने मन से भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स, यानी सबसे पहले तो संक्रमित पादप होते हैं उनको इरेडिकेट कर दो, उनका उन्मूलन कर दो, उनको वहां से हटा दो। रिमूव वीड्स, यानी जो हमारी फसल जहां उगाते हैं वहां पे किसी भी प्रकार का खरपतवार होता है उसको भी हटा दो। बर्न द डेब्रिस ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, यानी जो हमने इन्फेक्टेड प्लांट्स का यानी संक्रमित पादपों को हटाया है उसका जो कचरा रहता है उसको जला दो। यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज, यानी जो प्रतिरोधी किस्में होती है उनका इस्तेमाल करो ताकि जो ये रोगजनक होते हैं वो प्रतिरोधी किस्म को इन्फेक्ट ना कर सके, संक्रमित ना कर सके। सैनिटेशन, यानी जो भी फील्ड है उसकी साफ सफाई रखो। यूज फंगिसाइड्स, यानी जो कवक फंगिसाइड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करो। डीप प्लोइंग, प्रॉपर इरिगेशन एक्सेट्रा, यानी अच्छे से प्लोइंग करो खेत की, यानी जहाँ पे भी अगर मृदा के अंदर दबा हुआ किसी भी प्रकार का रोगजनक उपस्थित है तो डीप प्लोइंग करो, यानी गहरी प्लोइंग करो ताकि क्या हो कि वो रोगजनक ऊपर आ जाए और जो सूरज की किरणें होती है सोलर ट्रीटमेंट मिल जाए उन्हें, उनसे वो हट जाए, या फिर जो कचरा रहता है वो हम हटा देते हैं, या फिर प्रॉपर इरिगेशन यानी सही तरीके से सिंचाई करो। ये और भी तरीके रहते हैं जो हम इरेडिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं पैथोजन को, यानी रोगजनक को हटाने के, रोगजनक जो रहते हैं उनके उन्मूलन के लिए और भी तरीकों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हमने डिटेल के अंदर हमारे जो लेक्चर सीरीज़ है उनके अंदर डिस्कस कर रखा है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पैथोजन ऑफ रूट नॉट डिजीज, यानी मूल गांठ जो रोग होता है उसके पैथोजन यानी उसके रोगजनक का नाम बताओ। तो उसके रोगजनक का नाम है मेलिडोगाइन स्पीशीज। अब ये मेलिडोगाइन स्पीशीज क्या करती है, जो रूट रहती है, मूल रहती है, उसको सबसे अधिक इन्फेक्ट करती है और पूरे मूल के अंदर
ये क्या करती है, गांठ बना देती है, नोटनुमा संरचना बना लेती है, जिसकी वजह से पादप संक्रमित हो जाता है और वो हमारे किसी भी काम का नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई माइकोप्लाज्मा इज प्लूरोमॉर्फिक, यानी जो माइकोप्लाज्मा होता है वो बहुरूपी क्यों होता है। तो माइकोप्लाज्मा का कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, ये हमें अलग अलग शेप के अंदर मिलता है। जैसे माइकोप्लाज्मा फिलामेंटस यानी तंतु रूपी भी मिल सकता है, कोकाई चेन के अंदर, स्टीलेट यानी ताराकृत आकृति के अंदर, और इर्रेगुलर बॉडी की आकृति के अंदर भी हमें माइकोप्लाज्मा देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से माइकोप्लाज्मा को हमने क्या बोला है, प्लूरोमॉर्फिक यानी बहुरूपी बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रायोन्स क्या होते हैं और प्रायोन्स की डिस्कवरी किसने की, यानी प्रायोन्स की डेफिनेशन बताइए और उसके बाद उसका खोज किसने करा, उसकी डिस्कवरी किसने की, उनका नाम बताइए। तो प्रायोन्स क्या है, प्रायोन्स आर द स्मॉल प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट, यानी ये छोटे प्रोटीन के बने हुए संक्रामक एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इनके अंदर किसी भी प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित नहीं होता है। ये जो रहते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके बने रहते हैं, प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। अब इसके खोज किसने की, तो इसके स्टैनली प्रूसनर नामक वैज्ञानिक ने 1982 के अंदर खोज की और इनको अपनी इस खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है, प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी, यानी इनको इनकी इस खोज के लिए क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। उसके बाद यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फंगीसाइड, यानी जो कवकनाशी होते हैं उनके 2 उदाहरण दीजिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरणों को हमने हमारे लेक्चर के अंदर, जब हमने कवकनाशी का टॉपिक पढ़ा था, या प्लांट डिजीज कंट्रोल यानी पादप रोगजनक को नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, उसमें अलग अलग कवकनाशी के बारे में पढ़ा था, तब बहुत सारे उदाहरण देखे थे। यहाँ पे आपके लिए 2 उदाहरण दिए हुए हैं, बॉर्डियक्स मिक्सचर और थीराम। थीराम का जो फुल फॉर्म है वो होता है टेट्रामिथाइल थ्यूराम डाइसल्फाइड, जिसको हम TMTD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम उदाहरण देखना चाहें फंगीसाइड के, तो चेस्टनट मिक्सचर, फरबाम, नाबाम एक्सेट्रा, ये जो है और भी बहुत सारे फंगीसाइड के उदाहरण होते हैं जो अवेलेबल है हमारे लेक्चर के अंदर। तो इसी के साथ ये जो पार्ट ए के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। तो आप इसी तरीके के क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशन के लिए या डिटेल नोट्स के लिए हमारे प्लेटफॉर्म 12+ से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को सभी लेक्चर्स जो है लाइन वाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाए जाते हैं और आपकी हर प्रॉब्लम का, आपके एकेडमिक कोर्स के और सिलेबस से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको हमारे प्लेटफॉर्म 12+ पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये पार्ट ए की हमने बात कर ली। इसके आगे आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है बॉटनी की, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है उसके लिए थैंक यू।